हेलो 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 जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, कैसी चल रही है तैयारी आप सबकी? बढ़िया चल रही है? एक बार जरा बताइएगा सभी लोग, कैसा चल रहा है तैयारी आप सभी का? एक बार सभी लोग बताना, बताओगे जल्दी से। आज आप लोगों में से कितने लोगों ने मॉक लगाया है, ये बताओ। कितने लोगों ने मॉक लगाया है आज? फिर रास्ते में? अरे वाह, रास्ते में ही रहिए। मोहब्बत, पता है, मोहब्बत का नाम है रास्ते में रह जाना। मोहब्बत का नाम है रास्ते में रह जाना, मंजिल कहाँ किसी को मुबारक होती है। खैर कोई ना, ये सारी चीजें तो क्या कहते हैं, बेफिजूल है। आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मद्यनिषेध सिपाही के लूसेंट रेड बॉक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और लूसेंट रेड बॉक्स सीरीज में जो है हम क्या करवा रहे थे, आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है, वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स जो है वो हम करवा रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से हम हर एक चीज़ को जो है वो कवर करवा देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो है वो खास तौर पर आपको ये याद रखना है कि भाई कल के क्लास में, यानी कि हमने लगभग बहुत सारी चीज़ें करवा दिया, कल के क्लास में लूसेंट में विविध वाला चैप्टर हम करवा देंगे। विविध वाले चैप्टर से मानिए तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए कल के क्लास यानी कि कल जो होगा वो किस चीज़ का होगा, एक बार जरा बताना। विविध का होगा। और कितने लोगों ने मॉक लगाया आज? मॉक में कुछ, यानी कि आज जो है मॉक हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो चुका था ऑनलाइन वाला में, लेकिन ऑफलाइन मॉक में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। और कल से ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तेरी मेरी यादें भी चलने दो, अरे कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। हाँ, समझे? चलो, ये बातें याद रखोगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई एक चीज याद रखना है, वो ये याद रखना है क्या, एक चीज याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है कि रोज मॉक लगाना है। और आज मॉक लगाया तो कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन रिपीट था, है ना? ओके। मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने मॉक लगाया, कितना मार्क्स आया मुझे ये बताओ पहले, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। ठीक है, आज मॉक लगाया, आज मॉक में कितना मार्क्स आया सभी को? आज मॉक टेस्ट में कितना नंबर आया सभी का? ओके सर, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। अंकित यादव, विकास, विकेश, वर्दी, मास्टर, मिथुन, मीरा कुमार, धर्मेंद्र कुमार, निधि, आरव, प्रिया, अरस्तु, सोनाली, रंजन कुमार, 81, 54, 30, बहुत बढ़िया, 60, 52, बहुत एक बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, कल की क्लास में शाम 7 बजे जो है, वो शाम 7 बजे हम आप सभी को क्या करवा रहे होंगे, तो शाम 7 बजे जो है वो विविध वाला चैप्टर करवा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज देखिएगा क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, फूलों की घाटी, यानी कि सबसे पहले लूसेंट का ज्योग्राफी वाला पोर्शन हम करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। और पेज नंबर 127 आप लोग खोलिएगा। लूसेंट आपके पास है? लूसेंट किताब आप लोगों के पास है? एक बार बताओ मुझे, मुझे बताना, लूसेंट किताब है? हाँ ना? सर जी अभी तुरंत आए क्या? हाँ हाँ, अभी तुरंत आया हूँ। मुझे बताओ, लूसेंट किताब है आप लोगों के पास? एक बार जोर से बोलो, लूसेंट किताब है, हाँ या ना? लूसेंट किताब है तो अभी सभी लोग क्या करो, लूसेंट किताब को खोलो जल्दी से। जी है सर। तो खोलो किताब को, बोलो, जवाब दो, आंसर दो, रिपीट करो मेरे साथ, चीजों को याद करो। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चलो, बाद में की सफलता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। किस तरीके से आपको पढ़ाना है ये हम पे छोड़ दो। मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत आप करो, बाद में की हमारे साथ साथ हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो। आपका रिजल्ट ना हो तो मुझे कहना, ठीक है। मैं जितना कहता हूं उतना करो, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाता है, हम याद स्टार्ट करते हैं। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। यानी कि फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी क्या है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, याद रखोगे। फूलों की घाटी जो है वो नेशनल पार्क है। अच्छा, नेशनल पार्क तो हो जाता है फूलों की घाटी, वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, ये बताओगे मुझे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, बताओ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड देन मुझे बताना चौथा में कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये बताओगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी बताना। कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एंड देन अगर हम आपसे पूछे तो इसी में एक और नेशनल पार्क का नाम बताना, जिसका नाम क्या हो जाता है, तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है। हेमिस के बाद मुझे बताना कि भाई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है।
दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? वहीं पे कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? और कंचनजंगा नेशनल पार्क के बाद एक और नेशनल पार्क का नाम आप मुझे बताओगे जिसका नाम क्या हो जाता है? कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, हेमिस नेशनल पार्क हो गया, वहीं पे जल्दा पारा नेशनल पार्क बताना, और सुंदर यानी कि जल्दा पारा नेशनल पार्क एंड सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे आप मुझे बताओगे, है ना? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे? तो इन सारे नेशनल पार्क का नाम बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे जब आप देखोगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है, और असम के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे हो जाता है बताओगे मुझे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? बताओ मुझे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे हो जाता है? बताना जल्दी से। तो ये हो जाता है उत्तराखंड में ही, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। अच्छा, बिहार में टोटल ओवरऑल कितने नेशनल पार्क है जी? बिहार में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो लद्दाख में है, वहीं पे दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में हो जाता है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पे है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई बताओगे मुझे, है ना? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो हो जाता है सिक्किम में। अच्छा, एकमात्र मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कौन सा है? एकमात्र मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ कौन सा है बताओगे? पता है कुछ लोग हमें बदनाम करने का इस कदर सोच लिया है कि हमारे एप्लीकेशन का जो है ना वो रिव्यू कम कर दिया है प्ले स्टोर पर, कि मास्टर जो है अच्छा नहीं पढ़ाता। मतलब क्या, एक ही व्यक्ति से 8-10 कमेंट करवा दिया और हमारे एप्लीकेशन का रिव्यू डाउन कर दिया। मतलब सोच रहे हो भाई, वो कहता है ना कि किसी जानवर को जो घी हजम नहीं होता वही जानवर लगता है मुझे वो। तो आप लोग अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग एक बार कहाँ जाना, दुर्गेश एकेडमी प्ले स्टोर पर जाकर के एक बार रेटिंग जरूर कर देना, ताकि उसका जो रेटिंग है वो हमें इम्पैक्ट कर रहा है। तो मतलब समझ रहे हो कितने घटिया काम है यार। तुम भी काम करो, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी आगे बढ़ो, हैं? ये सब तो गलत बात है भाई, है कि नहीं बताओ मुझे, है ना? तो इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों को विचारना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बातें क्लियर है। जल्दापारा नेशनल पार्क ये कहाँ पे होता है? तो ये हो जाता है हमारा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता है। यहाँ पे देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और इसे वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो क्या फूलों की घाटी नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? क्या फूलों की घाटी नेशनल पार्क, है ना? सर झूठ का आरोप लगाते हैं किसी पर, देखो यहाँ पे तुमको लग रहा है ना झूठ का आरोप लगाते हैं। लो लो, ये देखो दुर्गेश एकेडमी का एप्लीकेशन है, ये देखो। यहाँ पे जब सी ऑल रिव्यू पर जाओगे और यहाँ पे न्यूएस्ट वाला देखोगे तो देखो, ये वंदना सेमलाल, आई इनरोल्ड, आई परचेज द दुर्गेश एकेडमी, वेरी डिसअपॉइंटेड एंड बाइंग, यहाँ पे वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस ऐप टुडे, आई परचेज द दुर्गेश एकेडमी। यहाँ पे देखो ये सारे लोग जो है, ये सारे लोगों ने कमेंट करा। बताओ मुझे, है इतने खराब तो हमारे नहीं है ना? बताओ। तो ये बात है, तो थोड़ा समझना चाहिए भाई यार। यहाँ पे देखो, और उनके इस सब करने से कुछ होगा भी नहीं हम पे। चलो, कुछ क्षुद्र ग्रह सब ऐसे ही करते हैं गुरुजी। चलो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा। अच्छा मुझे बताओ कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क क्या यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? यस। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को ने क्रिएटिव शहर के रूप में भारत के कौन से सिटी को शामिल किया है? भारत ने किस शहर को क्रिएटिव शहर के रूप में जो है वो शामिल किया है? भारत ने किस शहर को क्रिएटिव शहर के रूप में शामिल किया, बताओगे, है ना? बताओ। तो वो शामिल किया है किसे? तो लखनऊ को शामिल किया। वहीं पे अगर हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये देखना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भौगोलिक रूप से पास पास स्थित है। दोनों मिलकर एक संयुक्त यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनते हैं। ये दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ये दोनों मिलकर के हो जाता है ना? चलो ये बातें क्लियर है। तो इन दोनों चीजों को भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना। अच्छा मुझे बताना कि संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है?
संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मुझे बताओगे? संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो तो छाप दो। पटना जू जो है वो पटना जू कर दिया गया, याद रखोगे? तो आप इसे भी याद रखना। वहीं पे अगर हम बात करें फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है, तो यहाँ पे चमोली में हो जाता है। तो चमोली जिला में जो है वो उत्तराखंड स्थित है, ठीक है। कौन सा? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये दोनों मिलकर के क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, हिमालय भारत के 9 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैली है। हिमालय की जब भी बात करें, हिमालय नवीन वलित पर्वत है या पुरानी वलित पर्वत है, मुझे बताओ? हिमालय भारत के 9 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैली है। तो कितने राज्य? तो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो हिमालय फैला हुआ है। कौन कौन सा? तो वो हो जाता है पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है भारत का? वो स्टेट नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। पेज नंबर 127 खोल लेना लूसेंट का। तो यहाँ पे आप लद्दाख और कश्मीर 9 राज्य एवं 2 केंद्र शासित सहित में फैली है, यथा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। ये 9 ऐसे राज्य है, ये 9 ऐसे राज्य है जहां पे हमारे ये फैले हुए, ठीक है ना? चलो, ये भी बातें क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे गौर से देखना, तो हिमालय जो है वो हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, आप मुझे बता सकते हो, है ना? हिमालय का सर्वोच्च चोटी जो है वो सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है क्या हो जाता है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो हिमालय है वो हिमालय 3 भागों में भी डिवाइडेड है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हो जाता है ग्रेटर हिमालय। कौन सा? ग्रेटर हिमालय जो है वो हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद जो है वो लोअर हिमालय हो जाता है। कौन सा? लोअर हिमालय हो जाता है, ठीक है। लोअर हिमालय को ही हम शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। तो आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। लोअर हिमालय को क्या कहते हैं? हम शिवालिक कहते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधार, और मुझे बताओ कौन कौन सा? ये बातें क्लियर है? आज मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा बुक से। अरे सर, हम आपको लपेट दिए हैं क्लास बंद करके। मतलब सर, आप हमको लपेट दिए हैं क्लास बंद करके। कौन सा क्लास बंद कर दिया मैंने तुम्हारा? जी, कौन सा क्लास लपेट दिया है ना? बताओ, कौन सा क्लास लपेट दिया, ये बताओ। चलो, हिमालय जो है ये क्या हो जाता है? ये नवीन वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। तो आप इसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं कि हिमालय, अच्छा, काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? काराकोरम, काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? ठीक है ना? काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाता है, आप मुझे ये भी बताओगे, है ना? बताओ। K2 हो जाता है। अच्छा, भारत में पुरानी वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? भारत में पुरानी वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? भारत में पुरानी वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा हो जाता है भाई, मुझे बता सकते हो? तो पुरानी वलित पर्वत जो है अरावली है। क्या है? अरावली जो है वो पुरानी वलित पर्वत है। और एक चीज जो है ना, और याद रखना, अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सा है जी? अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो अरावली का सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ी हो जाता है, ना कि सतपुड़ा। क्या? धूपगढ़ी होता है, ना कि सतपुड़ा, ठीक है। तो आप गुरु शिखर, सॉरी, गुरु शिखर। सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु शिखर जो है वो गुरु शिखर हो जाता है, ठीक है। इसी पे माउंट आबू भी है। इसी पे क्या है? माउंट आबू है। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को आप याद रखना। और यहाँ पे 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो हिमालय फैला हुआ है। यहाँ पे बताना है हिमालय भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है? हमने आपसे कहा कि हिमालय भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है? तो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला है। कितने कितने? 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। हरियाणा एवं दिल्ली सिंधु और गंगा तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। यानी कि हरियाणा एवं दिल्ली
सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक है। तो सिंधु नदी और गंगा नदी जो है, अच्छा गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के बारे में आपको पता होगा, भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है जी? भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, मुझे बताओगे? हाँ ना सर, कौन सा टॉपिक है ये? लूसेंट का रेड बॉक्स है। आज इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये दो चैप्टर को हम अच्छे से कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह जो है ये सब कवर करवाने वाले। तो यहाँ पे देखना, गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ा लंबा नदी हो जाता है। इसका टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा मुझे बताना, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताओगे मुझे? सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? तो आप मुझे बताना एक बार। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। वहीं पे अगर हम बात करें तो गंगा नदी में राम गंगा, बाण गंगा नदी जो है, राम गंगा है या बाण गंगा नदी है, वो ऊपर उत्तर से मिलता है या दक्षिण से? अगर मैं बात करूँ, राम गंगा है या बाण गंगा है जी? राम गंगा है ना। तो राम गंगा नदी जो है वो ऊपर से मिलता है, मतलब यानी कि उत्तर से मिलता है गंगा नदी में, या दक्षिण से मिलता है, मुझे बताओ? गंगा नदी में उत्तर से मिलता है या दक्षिण से मिलता है? तो ये जो है वो उत्तर से मिलता है। अच्छा वहीं पे बात करें, गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? सबसे बड़ा सहायक नदी जो है ये कौन सा नदी हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा यमुना। अच्छा यमुना नदी जो है वो गंगा के साथ संगम कौन सा स्थान पे करता है? गंगा और यमुना का जो संगम है वो किस स्थान पे होता है, मुझे बताओगे? गंगा और यमुना का जो संगम है वो कौन सा स्थान पे होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। मैंने आपसे पूछा कि गंगा और यमुना का जो संगम है वो कौन सा स्थान पे होता है? प्रयागराज में होता है, ठीक है। अच्छा गंगा नदी जो है वो, गंगा नदी में उत्तर के तरफ से ये यमुना नदी मिलता है या फिर दक्षिण के तरफ से? उत्तर की तरफ से गंगा नदी में मिलता है या फिर दक्षिण की तरफ से, मुझे बताओगे? तो ये जो है ये दक्षिण की तरफ से मिलता है। कहाँ से? दक्षिण की तरफ से मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें, गंगा नदी बिहार में भी बहता है, तो मुझे ये बताओ कि बिहार में कितना किलोमीटर गंगा नदी बहता है, बताओगे मुझे? बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहता है? तो ओवरऑल 445 किलोमीटर जो है वो 445 किलोमीटर गंगा नदी बहता है। अच्छा 445 किलोमीटर जब गंगा नदी बहता है बिहार में, तो एक चीज जो आपको याद रखना चाहिए, बिहार में कौन से स्थान से प्रवेश करता है? बक्सर से प्रवेश करता है। अच्छा प्रवेश के बाद अगर हम बात करें, ये एग्जिट कहाँ से करता है भाई? तो एग्जिट जो है वो कटिहार से करता है। कहाँ से करता है? कटिहार से एग्जिट करता है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर है। और एग्जिट जब कटिहार से करता है तो यहाँ पे हम और भी चीजों को याद रख सकते हैं। एग्जिट कटिहार से। बिहार के कितने जिलों से गुजरता है ये नदी? गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने जिलों से? तो 12 जिलों से जो है वो गंगा नदी गुजरता है। तो यहाँ पे मुझे बताना कि सबसे लंबा बिहार के किस जिला से बहता है? सबसे लंबा कौन से जिला से? तो पटना से। कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर जो है वो बैठता है। अच्छा मुझे बताना कि पटना कौन से नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? पटना कौन से नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये भी बातें आपको क्लियर हो गया है ना। चलो ये बातें क्लियर है। सर हम बायोलॉजी का क्लास नहीं करते हैं, मत करिए। यहाँ पे हरियाणा एवं दिल्ली सिंधु नदी और गंगा नदी के तंत्र के बीच में विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा सभ्यता मिला था हमें? तो सिंधु नदी के किनारे जो है हमें मोहनजोदारो की सभ्यता मिला है। कौन से? मोहनजोदारो की सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिला है, ठीक है। मोहनजोदारी हो गया, मोहनजोदारो होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? हरियाणा एवं दिल्ली जो है ये कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना यहाँ पे, वैसी नदी जो जमीन जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इफेमेरल कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन में ही लुप्त हो जाती है। ये थोड़ा सा ना हमारे टीम ने आज ज्यादा ही वाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखना, वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ इफेमेरल कहते हैं। लूसेंट ज्योग्राफी के पेज नंबर 128 से ये जो है रेड बॉक्स लिया गया है। यानी कि वैसा नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द नदी ऑफ इफेमेरल। लूनी नदी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन सा? लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो जमीन में ही लुप्त हो जाता है। कहाँ पे? जमीन में ही लुप्त हो जाता है। अच्छा एक बात और आपको पता होगा, भात खाबो नामक ट्रिक हमने बताया था, याद है? कितने लोगों को याद है?
भात खाबो। भात खाबो जो है ये ट्रिक आपको पता होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पत्थर है, क्या है, ये पत्थर है, और ये पत्थर होने के बाद जो है यहाँ से ये पत्थर है और ऐसे है। पत्थर के बाद जो है ये पहाड़ है, और पहाड़ के नीचे में क्या होता है, तो बड़े बड़े कंकर होते हैं, और बड़े बड़े कंकर के बाद जो है यहाँ पे दलदल वाला इलाका होता है। क्या होता है, यहाँ पे दलदल वाला इलाका होता है, और यहाँ पे बिल्कुल सपाट इलाका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नदी यहाँ से गिरती है तो पत्थर पर गिरती है तो नदी गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, नदी गायब हो जाती है। और नदी जब गायब हो जाती है तो ठीक इसके बाद कहाँ पे, दलदल वाला इलाका में जो है उगती है। और दलदल वाला इलाका के बाद ये जो समतल इलाका है, तो यहाँ पे जो नदी गायब हो जाती है इसे क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं, भाबर कहते हैं। और यहाँ पे दलदलीय इलाका को जो है वो क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि नदी गायब कहाँ होती है, भाबर प्रदेश में गायब होती है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि नदी गायब कहाँ होती है, भाबर प्रदेश में जो है नदी गायब होती है। याद रखोगे, नदी गायब कहाँ होती है, भाबर प्रदेश में गायब होती है। याद रखोगे, है ना, नदी गायब कहाँ होती है, भाबर प्रदेश में गायब होती है ना। चलो, यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद तराई, तो डीजेज पेटी के रूप में किसे जाना जाता है, बीमारी का बक्सा किसे कहा जाता है, तराई क्षेत्र को कहा जाता है। बीमारी का बक्सा किसे कहा जाता है, तराई क्षेत्र को कहा जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये वाला इलाका जो है इसे क्या कहते हैं, इसे खादर, यानी कि यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी होता है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार, दो प्रकार, एक होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी। मुझे बताओ कि इसमें से नवीन जलोढ़ मिट्टी दोनों में से कौन सा है। बिहार का अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है, मुझे बताओगे, बिहार का अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश भाग खादर मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। खादर मिट्टी क्या हुआ, हाँ पूछ लेना, क्या बोले, पूछ लीजिए, लीजिए। यहाँ पे ये बात क्लियर रखी होगा, खादर मिट्टी को जो है वो क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, सॉरी नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर मिट्टी को कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बांगर को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे वैसी नदी जो गायब हो जाते हैं उसे कहते कहते हैं नदी, द रिवर ऑफ इफेमेरल। और वहीं पे एक लूनी नदी जो है वो गायब हो जाती है। आपको पता होगा ना, लूनी नदी, लूनी नदी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे, है ना। लूनी नदी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो यहाँ पे इसे भी आप याद रख सकते हो, है ना। कैसे नशा की हो मास्टर, एक भी रेड बॉक्स नहीं मिल रहा है। अरे रेड बॉक्स की बात नहीं कर रहे, कहने का मतलब रेड बॉक्स ही तो है भाई साहब, इतना पीटेंगे ना तुमको, है। लूसेंट का किताब है तुम्हारे हाथ में, है, लूसेंट का बुक है, नहीं, बकलोल कहीं का। पेज नंबर 129 खोलो तो लूसेंट का नया वाला वर्जन, नया वाला है, खोलो तुम, पेज नंबर 129 खोलो। ये नहीं मिला तो तुम हमको कहना। नोट देखो, नोट में लिखा होगा केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी। उससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर दो, किस नदी को द रिवर ऑफ इफेमेरल कहा जाता है, मुझे बताओगे, हाँ ना, द रिवर ऑफ अल्पकालिक कहा जाता है, ये भी यहाँ पे आप देखना। लेकिन भारत में इसका बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में कौन सा है, लूनी नदी है जो कि गायब हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी, राजस्थान में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रखोगे, ठीक है ना। चलो, तो ये बातें क्लियर है। चलो, क्या है, ओल्ड बुक है, लूसेंट नया वाला खरीद के कौन देगा मास्टर साहब, ये वाला पिछला में मिल भी नहीं रहा है। अरे है, लूसेंट से ही पूरा है सब कुछ, जितना भी चीजें मैंने पढ़ा रहा हूँ वो लूसेंट का ही तो है, मैं अलग से कहाँ से लाऊंगा, हाँ। ओल्ड बुक नंबर बताए, मैं कहाँ से ओल्ड वाला बताऊं, आप ही बताओ, हाँ। वाइट बहुत हो गया, वाइट ज्यादा कर दी है, कोई बात नहीं, इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखना कि केरल में हर वर्ष, यानी कि केरल में हर वर्ष, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट का टाइम देना, मैं अभी जस्ट तुरंत लेकर के आ रहा हूँ। नया वाला बुक किसके किसके पास है वो दिखाओ, जल्दी से बताना, लूसेंट वाला बुक दीजिए ना, ठीक है। यहाँ पे देखे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, मुझे ये बताओ कि नया नया वाला बुक किसके किसके पास है, नया वाला जो लूसेंट है वो किन किन के पास है। यहाँ पे देखो पेज नंबर 129, खोलो तो सब लोग, 129, पेज नंबर 129।
केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है केरल में हर वर्ष, ये वाला दिख रहा है केरल में हर वर्ष, यहाँ पे होगा, देखो ये वाला दिखा। तो हर सब कुछ है आपके बुक में, आपको नहीं मिल रहा है वो अलग बात है। सबको मिला, पेज नंबर 129 नया वाला वर्जन है हमारे पास, कब का, शायद 2025 का या 2024 का। और कौन सा एडिशन है? 2025 का एडिशन है। और सुनो एक बात, तो मॉक टेस्ट लगा रहे हो कि नहीं? मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवा दे, हाँ ना? 119 है पुराने वाला में, हाँ पुराना वाला में 119 होगा। और कल जो है वो विविध का टॉपिक हम करवाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे इसे भी याद रखना, केरल में हर वर्षा, यानी कि केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वाला मकली नौका दौर का आयोजन पुन्नामदा कायल में किया जाता है। कहाँ पे? पुन्नामदा कयाल में किया जाता है, याद रखोगे, पुन्नामदा कयाल में जो है वो किया जाता है, पुन्नामदा कयाल में किया जाता है, ठीक है? इसे भी याद रखना। तो यहाँ पे आप याद रखना केरल में किया जाता है। अच्छा मुझे बताना, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मकर विलक्कू फेस्टिवल याद रखोगे, मकर विलक्कू त्योहार जो है वो त्योहार कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? आप मुझे बता सकते हो तो बताओ, मकर विलक्कू त्योहार कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बताओगे? ओके, केरल में किया जाता है। केरल में कौन से मंदिर में? तो केरल में सबरीमाला मंदिर में जो है इसे मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इटखोरी महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये लूसेंट का ज्योग्राफी का पेज नंबर 129 खोलना आप लोग, यहाँ पे देखोगे नोट, लैगून, लैगून जो है समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। लैगून क्या होता है? तो लैगून जो है वो समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देता है और स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। लैगून क्या होता है? यहाँ पे गौर से देखो, लैगून क्या होता है? तो यहाँ पे जब गौर से पढ़ोगे तो समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी, यानी कि तटीय क्षेत्र जो होता है, मान लेते हैं ये समुद्र है और ये जो तटीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध करता है, यानी कि मान लीजिए इस वाले इलाके में घुस गया और यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो बालू का अवरोध किया और बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का आकार लेता है और स्थलीय क्षेत्र बनाने के बाद इसे ही लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। क्लियर हुआ है ना? मॉक टेस्ट में कुछ और क्वेश्चन आते हैं और आप वो टॉपिक आप स्किप कर देते हैं, फिर भी जैसे तैसे 75 सही हो जा पाता है। 75 सही हो रहा है? अरे बाप रे बाप, कितना सही हो रहा है? 75 को सही हो जा रहा है? मुझे बताओ कितना? 75 को सही हो रहा है क्वेश्चन? ओ भाई साहब, किसका किसका 50+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये बताओगे मुझे? ऐसे कितने लोग हैं जिनके 50+ मार्क्स आ रहे हैं? कितने 50+ मार्क्स आ रहे हैं मुझे बताओगे? है ना? ऐसे कितने लोग हैं जिनके 50+ मार्क्स आ रहे हैं? ओके, मेरा 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 एक बार सभी लोग बताना। मेरा 61 आ रहा है, मेरा 57 आ रहा है। मॉक टेस्ट लगाए हो आज? दुर्गेश एकेडमी का मॉक टेस्ट लगाए हो? एगो मास्टर है जो सबका मॉक टेस्ट का नाम लिया, मेरे मॉक टेस्ट का नाम नहीं लिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, हमारे मॉक टेस्ट के इतने चर्चे, एक दिन में 22 हजार स्टूडेंट लगाता है। आज वाला मॉक टेस्ट का भी 18,000 करीब स्टूडेंट ने लगाया है। तो मतलब देख रहे हो, हमारे मॉक के चर्चे ही नहीं कर रहे, तुम किसका मॉक टेस्ट लगाना पसंद करोगे? अरे ससुरा, गजबे है ना मास्टर सभी ना, क्या कहें हम आपको। यहाँ पे ये बात है क्लियर, 50+ हो जाता है। यहाँ पे देखना कि समुद्र तटीय, हमने क्या कहा, समुद्र तटीय क्षेत्र का वह जलीय भाग जो बालू का अवरोध कारण समुद्र अलग हो जाता है, क्या कहलाता है? लैगून कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, किस देश के डेल्टा फोर्स ने, अगर हमने क्या कहा, किस देश के डेल्टा फोर्स जो है वो डेल्टा फोर्स वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया है, कर लिया था, यानी कि किस देश के, हाँ ना, हाँ हाँ, अरे वो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता, कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा किस देश का डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जो है मादुरो को अरेस्ट कर लिया था, तो वो था अमेरिका, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी आप याद रख सकते हो।
यहाँ पे अंडमान व निकोबार, हमने क्या कहा, अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर, शिखर की बात करते हैं तो सैंडल पीक, अंडमान और निकोबार के शिखर की बात करें तो सैंडल पीक कहाँ पे है, तो सैंडल पीक सर्वोच्च चोटी हो जाता है अंडमान व निकोबार का। हमने क्या कहा, अंडमान व निकोबार का जो है वो सर्वोच्च, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा हो जाता है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो उसका सर्वोच्च चोटी हो जाता है सैंडल पीक, कौन सा हो जाता है, सैंडल पीक जो है वो सैंडल पीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रख सकते हो। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखना उत्तरी अंडमान कौन सा होगा, 738 मीटर का हो जाता है। माउंट, ये बस याद रखना है, ठीक है। माउंट मणिपुर दक्षिणी अंडमान में है और ये कहाँ पे 440 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि अंडमान व निकोबार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, अरस्तु कॉल कर लेना टीम के पास, वो बता देंगे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे गौर से देखोगे, यहाँ पे आप गौर से देखना, ठीक है। अगर हम बात करें सैंडल पीक जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, अंडमान व निकोबार का 738 मीटर ऊंचा हो जाता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो सैंडल पीक हो जाता है। इसका ऊंचाई कितना है, 738 मीटर हो जाता है। कितना, 738 मीटर जो है वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, प्रमुख जल अंतराल अवस्थिति की बात कर तो ये भी देखना, 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, और इसमें से कौन सा आपको देखना है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आपको देखना है, ठीक है। कौन सा, 10 डिग्री चैनल देखना है, और यहाँ पे 9 डिग्री चैनल जो है ये दोनों याद रखना है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। अच्छा, मुझे बताना कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, हमने कहा कि पाक जल संधि जो है वो किन दो देशों के बीच में है, मुझे बताओगे, पाक जल संधि जो है वो किन दो देशों के बीच में है, बताओ। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो पाक जल संधि हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो, किन दो देशों के बीच में है, तो पाक और श्रीलंका के बीच में हो जाता है, ठीक है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। चलो, ये भी बातें क्लियर है। वहां पे अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव व मिनिकॉय, 9 डिग्री कवरत्ती व मिनिकॉय, कौन सा, कवरत्ती व मिनिकॉय। मालदीव मिनिकॉय के बीच में कौन सा हो जाता है, 8 डिग्री। अंडमान व निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री चैनल है। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखने का, ठीक है ना। सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी किसे जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी को जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो किसे जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी को जोड़ती है। किसे, मन्नार की खाड़ी जो है वो पाक की खाड़ी से जोड़ता है ना, किससे, तो मन्नार की खाड़ी पाक के खाड़ी से जोड़ता है सेतु समुद्र परियोजना, ठीक है। इसे भी आप याद रखोगे। हमने क्या कहा, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य जुड़ता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के बीच जो है वो चलता है, अंडमान व निकोबार के बीच जो है वो चलता है, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ पे ये भी बात याद रखना, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है जी, तो मालदीव व मिनिकॉय के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। वहीं पर अगर हम बात करें तो मालदीव व मिनिकॉय, मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में कौन सा चैनल है, मालदीव व मिनिकॉय, कवरत्ती और मिनिकॉय, यहाँ पे याद रखना कवरत्ती, यानी कि कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में जो है 9 डिग्री। अंडमान और निकोबार के बीच में जो है, अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री चैनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना। अच्छा, ग्रैंड चैनल की बात करें तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि सुमात्रा और निकोबार के बीच में, किसके किसके, सुमात्रा और निकोबार के बीच में। पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या हो जाता है, पाक जल संधि हो जाता है। सब टीचर जलते हैं आपसे सर, सोचते हैं कि इतनी कम एज में कैसे इतने आगे हो गए। अब बात वो है सर, सब टीचर नहीं जलते हैं, ये जो नए नए टीचर है ना कुछ वो जलते हैं, बाद बाकी सब टीचर बहुत अच्छे। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे ना, हमारे हमारे जो प्ले स्टोर है उस पर सब देखो कैसे कैसे कमेंट करवाए, मतलब थोड़ा तो शर्म होना चाहिए था। एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट है, आई इनरोल वाला देखो, यहाँ पे देखो एक ही मैसेज को ना कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, सबका लाइन सेम है, समझे।
तो वही मैं बता रहा हूँ, देखो हमारे एप्लीकेशन को शुभम शुभम रॉय भी है, ठीक है। तो सबने क्या किया है, सेम कमेंट को कॉपी पेस्ट करके हमारे एप्लीकेशन का रेटिंग कम कर दिया है। तो आप लोग अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो तो प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को एक बार रेटिंग जरूर कर देना, और कुछ अच्छे शब्द हो तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना, पाक स्टेट जो है वो तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच हो जाता है। दक्कन पास को छोड़ दो, आप यहाँ पे याद रखना। कोको जल संधि किसके बीच में है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। ये भी याद रखना, कोको जल संधि, क्या कोको जल संधि किसके किसके बीच में है, कोको द्वीप और अंडमान के बीच में है। कोको जल संधि किसके किसके बीच में है, कोको जल जल संधि जो है वो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में जो है वो कोको जल संधि हो जाता है। तो कोको जल संधि किसके किसके बीच में है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है। अच्छा मुझे बताना एक बात कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, मुझे बताओगे, हाँ ना। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। अंडमान व निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बातें क्लियर है। यहाँ पे देखना, भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे ये बातें हो गई। यहाँ पे देखना, भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। यानी कि लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा है जी, तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल, मतलब प्रवाल द्वीप है। क्या है, प्रवाल द्वीप है, ठीक है। क्या है, प्रवाल द्वीप जो है वो लक्षद्वीप हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरा हमारा कौन सा, तटीय प्रवाल भित्ति जो है वो क्या हो जाता है, तो हमारा जितना भी द्वीप है वो तटीय प्रवाल द्वीप है, ठीक है। तटीय जो है वो क्या हो जाता है, तटीय प्रवाल भित्ति है, तटीय प्रवाल भित्ति हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या बताया, लक्षद्वीप ये प्रवाल से बना हुआ, और जितने भी तटीय प्रवाल भित्ति है वो प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा से हुआ। किससे, जीव मूंगा के अवशेष के समेकन तथा संयोजन द्वारा हुआ है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। पेज नंबर 130 वही बात है, ठीक है। तो ये भी बातें आप याद रखोगे। आप मैसेज नहीं देख रहे, मैसेज तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर ठीक है, चलो चलो, ये भी बातें आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखना, दिए गए नोट के अनुसार भारत एकमात्र एटॉल प्रवाल द्वीप कौन सा है, यानी कि दिए गए, यानी कि यहाँ पे देखना, भारत का एकमात्र एटॉल प्रवाल द्वीप कौन सा, लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे भी याद रखना। अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री का चैनल है, अगर मैं बात करूँ कितना डिग्री का चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में है, तो ये हो जाता है कितना डिग्री का, 10 डिग्री का चैनल हो जाता है, ठीक है। याद रखोगे। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे घाटी, दून घाटी कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घाटी, दून और द्वार आपको पता होगा। दून मतलब देहरादून और द्वार मतलब हरिद्वार, ठीक है। दून मतलब देहरादून और द्वार मतलब हरिद्वार। तो दून और द्वार के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बात करते हैं, क्या यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे देखना, दून घाटी, दून घाटी कहाँ पे है जी, दून घाटी उत्तराखंड में है। दून घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में जो है वो दून घाटी है। यहाँ पे उत्तराखंड में क्या है, दून घाटी है, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखना। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। सोर घाटी, धर्मा घाटी, नेलांग घाटी, कौन सा, सोर घाटी, धर्मा घाटी, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। सिक्किम की बात करें, चुमथांग घाटी, कौन सा, चुमथांग घाटी, यहाँ पे याद रखना, चुमथांग घाटी, चुमथांग घाटी, ये कहाँ पे हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारे सिक्किम में। और वहीं पे अगर हम बात करें, ये तो दिख ही नहीं रहा, वहीं पे चुम्बी घाटी, ये भी याद रखना, चुम्बी घाटी जो है ये कहाँ पे है, तो ये भी हो जाता है सिक्किम में, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर हम जुंक घाटी जो है, वो जुंक घाटी कहाँ पे है, ये हो जाता है नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में जुंक घाटी है। तो यहाँ पे फूलों की घाटी और दून घाटी याद रखना, कौन कौन सा, फूलों की घाटी और, है ना, फूलों की घाटी, और दूसरा जो नाम मैंने बताया वो कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा दून घाटी। ये दोनों के दोनों कहाँ पे, उत्तराखंड में।
कल हम लूसेंट में, सुनो, कल शाम में, क्या हमने बताया, कल शाम में जो है, कल शाम 7 बजे से, 7 बजे से लूसेंट का जो है, वो लूसेंट का हम क्या करवाने वाले हैं, विविध करवाने वाले हैं। लूसेंट का क्या करवा देंगे हम, विविध जो है वो विविध करवा देंगे। तो यकीन मानिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखना। यहाँ पे देखना, उत्तराखंड, मैंने क्या कहा, हमने कहा कि उत्तराखंड की किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, और यह गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप मुझे बताओ, तो गंगोत्री नेशनल पार्क के पास आती है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि दून घाटी और जोहार घाटी जो है, यानी कि जोहार घाटी जो है, वो जोहार घाटी को क्या कहा जाता है जी, जोहार घाटी को गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, और उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। किसे, जोहार घाटी का जो है, जोहार घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहार घाटी को उत्तराखंड का, जोहार घाटी को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। याद रखोगे, जोहार घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे देखना नदी, अब यहाँ पे बहुत छोटा छोटा, आप क्या ही बताएं। चलो यहाँ पे देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक गंगा नदी देख लो, बहुत छोटा है, दिखाई दे रहा है, हाँ ना। गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से जो है वो निकलता है। वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा है, हाँ ना। मुझे बताओ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा हो, बी होगा, मैंने गलत लगा दिया क्या। यहाँ पे जोहार घाटी, नीलांग घाटी, यहाँ पे देखना, अगर आप गौर से देखोगे तो कौन सा होगा, जोहार घाटी उत्तराखंड या लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक बार देख लेना, ठीक है। नेलांग घाटी या गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, सॉरी, नेलांग घाटी जो है वो नेलांग घाटी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। यहाँ पे देखना, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी जो है वो समुद्र तल बंगाल की खाड़ी से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। हालांकि यहाँ पे बहुत छोटा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं दिखेगा आपको, कितना भी जूम करेंगे तो भी नहीं। यहाँ पे ये देखना, धौली और विष्णु प्रयाग गंगा का संगम करता है। वहीं पे अलकनंदा और पिंडार संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलता है, देवप्रयाग में मिलकर के गंगा का निर्माण करता है। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलता है, देवप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलता है, देवप्रयाग में मिलता है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलता है, अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देव प्रयाग में मिलता है। कहाँ पे, देव प्रयाग में मिलता है, और इसके बाद जो है वो गंगा बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलता है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देव प्रयाग में मिलता है। कहाँ पे, देव प्रयाग में मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे, हाँ ना, बताओ मुझे। चलो, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलता है, देव प्रयाग में जो है वो मिलता है। क्लियर। युद्ध नहीं जिनके हिस्से में, वो भी रन को छोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा। क्या बात। यहाँ पे देखना, धौली और विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है, विष्णु प्रयाग में। विष्णु मतलब विष्णु प्रयाग, धौली और विष्णु गंगा का विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार का संगम, पिंडार यानी कि कान में जो है वो पिंडार पहनोगे, कहाँ पे, पिंडार। तो विष्णु यानी कि अलकनंदा और पिंडार का संगम कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। और गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है, गंगा और यमुना का संगम जो है वो कहाँ पे होता है, मुझे बताओगे। गंगा और यमुना का संगम जो है वो कहाँ पे होता है, ये बताओगे मुझे, है ना। मुझे बताओ, अलकनंदा और, अलकनंदा और किसका, अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। तो विष्णु प्रयाग में जो है, यहाँ पे तो नहीं होता है। अलकनंदा और धौली गंगा का देव प्रयाग में भी नहीं होता है। तो रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग में से कौन सा सही होगा, मुझे बताओगे। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, बताओगे। अलकनंदा और धौली गंगा का बोल रहा है, ना कि मंदाकिनी का बोल रहा है। तो धौली गंगा कहाँ पे है, यहाँ पे, इसमें तो धौली गंगा है ही नहीं। धौली गंगा और, धौली और, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहाँ पे होता है, तो विष्णु प्रयाग में जो है वो विष्णु प्रयाग में हो जाता है। नहीं समझ आया जी।
धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये क्वेश्चन क्या है? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है, मुझे बताओ। अलकनंदा और धौली गंगा, यहाँ पे गौर से देखो, गंगा और विष्णु यानी कि धौली गंगा और गंगा का संगम कहाँ पे होता है? वो होता है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा, अरे मैंने समझ ही ना आयो क्या है, ये है क्वेश्चन। अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा यहाँ पे गौर से देखना, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, यही ना, क्या धौली गंगा, यहाँ पे गौर से देखो, अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। यहाँ पे देव प्रयाग इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया दो, अलकनंदा और, यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा पूछ रही है ना, अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ पे मिलता है? तो अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ कहीं पे मिलता है? अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग में होता है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु गंगा में होता है। बल्कि ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में होगा सर, अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में होगा। यहाँ पे देखना, धौली गंगा और विष्णु, अलकनंदा यानी कि विष्णु गंगा, धौली गंगा कहाँ है? धौली गंगा को अलकनंदा थोड़ी कहते हैं, हाँ। अलकनंदा और, चलो ये क्वेश्चन हमें मेरा दिमाग खराब कर दे। यहाँ पे देखो ये बातें, महत्वपूर्ण झील को एक बार देखो, ठीक है। 15 मिनट शो का पीडीएफ सही से नहीं डाल रहे हैं, 15 मिनट शो का पीडीएफ आज मैंने नहीं डाला है, मैं अभी ना डलवा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने 15 मिनट शो का पीडीएफ जो है अभी तक नहीं डाला है, मैं अभी डलवा देता हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ही गलत है, मैं भी तो वही सोचूं, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखना, तो महत्वपूर्ण झील देखते हैं, एक बार सुनो मेरी बातें। एक बार सभी लोग आंख कान मुंह बंद करके एक बार जितने भी झील है उस सारे झील को एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। जितने भी झील है उन सभी झीलों को एक बार सभी लोग पढ़ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा झील हो जाएगा? डल झील। कौन सा? डल झील। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो डल झील जम्मू, डल और वूलर। तो जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहां पे ठंडा का माहौल होता है, तो आपको वूलन कपड़े डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे? वूलन कपड़े डालने पड़ेंगे। कैसे कपड़े डालने पड़ेंगे भाई? वूलन कपड़े जो है आपको डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। वूलन कपड़े डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वूल से तो वूलर और डल से डल लेक। तो वूलर और डल लेक कहाँ पे है? ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में हो जाता है। वैरीनाग, मानस बल और वहीं पे शेषनाग, अलक, अनंतनाग, ये सब छोड़ दो। नागिन, सतलज, ये जितने भी नहीं है ये सभी को छोड़ देना, ठीक है। आपको डल झील और वूलर झील मुख्य तौर पर याद रखना। कौन कौन सा? डल झील और वूलर झील, है ना। एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपको इतना रसगुल्ला खिलाएंगे बेगूसराय वाला कि आप दिन भर हंसते रहिएगा। क्यों? रसगुल्ला खाने के बाद लोग हंसते हैं क्या? है ना। लगता है सब झील जम्मू कश्मीर में ही है। अच्छा मुझे बताओ कि घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है जी? घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है? मुझे बताओगे? घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है? बताओ जल्दी से। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है? राजगीर में है। अच्छा वहीं पे हम आपसे पूछे कि कांवरताल झील कहाँ पे है? कांवरताल झील कहाँ पे है? बताओगे कोई भी? कांवरताल झील कहाँ पे है? घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। कांवरताल झील कहाँ पे है? ओके, कांवरताल झील कहाँ पे है? तो कांवरताल झील जो है वो बेगूसराय में है। अच्छा बेगूसराय के बाद आपको पता चला होगा, मैं आपसे पूछूं लोनार झील कहाँ पे है? लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में यह एक लोनार झील एक क्रेटर झील है। कैसा झील है? क्रेटर झील हो जाता है। अच्छा सांभर झील और नक्की झील कहाँ पे है? सांभर झील और नक्की झील, सांभर एंड नक्की झील जो है ये दोनों के दोनों राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। वहीं पे अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि भाई कौन सा चिल्का लेक कहाँ पे? चिल्का झील जो है वो कहाँ पे है?
चिल्का लेक की बात करें तो वो कहाँ पे, हालांकि अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे देखना, चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? उड़ीसा में चिल्का लेक हो जाता है। तो ये भी बातें आप याद रख सकते हो, चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा में जो है वो चिल्का लेक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप मेरे साथ गौर से देखना, यहाँ पे आप गौर से देखना, नागिन झील, रामताल झील, नैनीताल झील के बारे में यहाँ पे गौर से देखना। यहाँ पे जो है वो कुछ महत्वपूर्ण झील देखना। नैनीताल झील कहाँ पे? उत्तराखंड में है। हमने क्या कहा? नैनीताल झील कहाँ पे? उत्तराखंड में है। वहीं पे राकस ताल झील कहाँ पे? उत्तराखंड में है। राकस ताल और नैनीताल झील के बारे में आपको याद रखना है। तो ऊपर में मैंने वुलर और डल, और उसके बाद जो है मैंने राकस ताल के बारे में बताया और नैनीताल के बारे में बताया। तो नैनीताल झील और राकस ताल झील कहाँ पे है? नैनीताल और राकस ताल दोनों का दोनों जम्मू कश्मीर, जा सॉरी, उत्तराखंड में है। नैनीताल और राकसताल कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना। उसके बाद काली वैली, यहाँ पे देखना, तो सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। और काली वैली झील जो है वो, काली वैली झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। हमने कहा कि खाली वैली वैली काली वैली यानी कि काली वैली, और तो तमिलनाडु के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। तमिलनाडु के लोग कैसे होते हैं जी? काले होते हैं। तो काली वैली झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। काली वैली झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में हो जाता है ना। काली वैली झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये भी बातें आप याद रखोगे। काली वैली झील तमिलनाडु में, सांबर झील राजस्थान में। तो ये भी बातें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे साथ देखना, क्या, यहाँ पे आप मेरे साथ देखो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा, यहाँ पे गौर से देखना। तो राजसमंद झील कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। पिछौला झील कहाँ पे है? राजस्थान में। तो पिछौला झील जो है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वहीं पे लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और, कहाँ पे? तो पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना कि हुसैन सागर जलप्रपात कहाँ पे है? वो हो जाता है तेलंगाना में। कोलेरू झील की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में है। चिल्का लेक उड़ीसा में। लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र में। वेम्बनाद झील केरल में है। कहाँ पे? वेम्बनाद झील जो है वो केरल में हो जाता है। तो वेम्बनाद झील कहाँ पे है? केरल में है। वेम्बनाद झील कहाँ पे है भाई? तो केरल में जो है वो वेम्बनाद झील हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बातें आप याद रखना। पेरियार झील केरल में है। खाजियार झील हिमाचल में है। और भोपाल झील मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे मेरे साथ इंपॉर्टेंट झील के बारे में देखो, यहाँ पे गौर से देखना। इंपॉर्टेंट झील यानी कि लेक, जितने भी लोग हो सभी लोग नोट करो। सबसे पहले तो नोट करना, एक महत्वपूर्ण झील बिहार का जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है कांवरताल झील। कौन सा? कांवरताल झील। ये कहाँ पे है भाई? तो ये हो जाता है हमारे, कांवरताल झील कहाँ पे है बताओगे मुझे? है ना। कांवरताल झील हमारे बिहार में है। बिहार के बेगूसराय में हो जाता है। बिहार का पहला रामसर साइट जो है यही है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरा, यानी कि एक हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा झील की, तो दूसरा झील कौन सा? रहने देना, पानी ठंडा है, ठीक है। यहाँ पे कांवरताल झील हो गया। दूसरा की बात कर तो दूसरा मुझे बताना, डल एंड वुलर झील। कौन सा? डल और वुलर झील, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर। एंड देन अगर हम बात करें तो दूसरा के बाद तीसरा क्या हो जाएगा? तो भाई लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? तो हम मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में जो है ये हो जाता है। लोकटक झील के बाद चौथा की बात करें तो काली वेली झील। कौन सा? काली वेली झील। काली वेली झील कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में जो है वो काली वेली झील हो जाता है। चौथा के बाद अगर हम पांचवा की बात करें तो पांचवा क्या हो जाता है? सांभर और नक्की झील। कौन सा? सांभर व नक्की झील जो है ये, तो ये कहाँ पे हो जाता है? ये हो जाता है राजस्थान में। सांभर व नक्की झील राजस्थान में। उड़ी झील यानी कि चिल्का लेक कहाँ पे है जी? यहाँ पे नोट करना, चिल्का लेक की बात करें तो ये हो जाता है हमारा चिल्का लेक उड़ीसा में हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रखोगे। कोलेरू झील की बात करें 7वां नंबर पर, तो यहाँ पे नोट करना कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है।
कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में जो है कोलेरू झील हो जाता है। अच्छा, आठवां की बात करें तो आठवां कौन सा महत्वपूर्ण झील हो जाता है? लोनार लेक। लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में हो जाता है। और ये एक क्रेटर झील है। क्या है? यह एक क्रेटर लेक हो जाता है ना? ठीक है, मेरिट आएगा, हाँ मेरिट आएगा। मैं आप लोगों को ना कल से ये सब कुछ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कल से जो है मैं आप सभी को अच्छे से डिस्कशन वगैरह भी, मॉक टेस्ट जो हो रहा है उसके डिस्कशन करवाना स्टार्ट कर देता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट का डिस्कशन चाहते हैं? मुझे बताओ, मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट का डिस्कशन चाहते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि CSBC का कल बैठक है, तो हो सकता है आपके लिए खुशी आ रहा हो। खुशी इन द सेंस कि या तो नया वैकेंसी आ जाए, या तो दूसरी बात ये है कि आप सभी का 19,838 का जो है वो रिजल्ट जारी कर दे। ठीक है, कितने लोग चाहते हो कि हो? तो टाइमिंग बताओ मुझे, कितना बजे डिस्कशन करवा दे? आप मुझे बताओगे कितना बजे डिस्कशन करवा दे, ये बताओ मुझे। यस यस यस, बहुत एक बढ़िया। चलिए, आके जरूर किया जाए। ठीक है, टाइमिंग मुझे बताओगे? 12 बजे दोपहर में? 12 बजे दोपहर में तो उससे बाद भी तो टेस्ट लगाने आते हैं बहुत सारे लोग। 12 बजे करवा दे। बिहार पुलिस कब निकलेगा? निकलेगा भाई, निकलेगा, सब्र तो रखिए। आपके हर वो ख्वाहिशें पूरी होंगी जिसके आप तमन्ना रखते हैं। ठीक है, आपके हर वो ख्वाहिशें पूरी होंगी जिसके आप तमन्ना रखते हैं। अच्छा सुनो, आप ना अपने YouTube चैनल पे हमारे वीडियो डाल सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट नहीं मारेगा। पूरा का पूरा वीडियो डाल सकते हो, पूरा का पूरा ट्रिम करके डाल सकते हो, जैसे डालना। और आप पैसा भी कमा सकते हो, बस वीडियो डाउनलोड करके डाल लेना, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लोगे। खैर छोड़ो, 4 बजे 8 बजे रात में, 8 बजे तो नहीं होगा। ठीक है, मन हो तो पूरा का पूरा वीडियो भी डाल सकते हो, तो वो भी व्यूज वगैरह जाएगा, तो आप भी पैसे कमा सकते हो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो 4 बजे 12 बजे देखते हैं, मैं टाइम कल बता दूंगा। ठीक है, चलो लॉन्ग वीडियो, जो वीडियो डालना है वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे रात को देखते हैं कितना बजे करना है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, अब सभी झील को याद करो एक बार। यानी कि कांवर ताल झील कहाँ पे? कांवर लेकर के बेगूसराय जाओगे तो कांवर ताल झील बेगूसराय में है। डल और वुलर झील, यानी कि अगर आप कहाँ जाओगे, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आपको वुलन कपड़े डालने पड़ेंगे। तो वुलर झील और डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। लोकटक, यानी कि मनी जो होता है ना, मनी को हमारी आंखें एक टक देखने लगता है। क्या करने लगता है? मनी को जो है हमारे, है ना, मनी को हमारी आंखें जो है वो एक टक देखने लगता है। तो यहाँ पे आप याद रखना, मणिपुर जो है लोकटक, यानी कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है बेवकूफ पाना सनम। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना। लोकटक झील कहाँ पे हो जाता है? मणिपुर में। काली वेली झील जो है वो तमिलनाडु में। कहाँ पे? काली वेली झील तमिलनाडु में। सांभर व नक्की झील कहाँ पे? राजस्थान में होता है। सांभर व नक्की झील, काली वेली। तमिलनाडु के लोग कैसे होते हैं? काला होते हैं। तमिलनाडु के लोग कैसे होते हैं? तो काला होता है। ठीक है, सांबर झील और नक्की झील। चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा में होता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोनार झील महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, चलो महाराष्ट्र में जो है प्यार होता है दीवाना सन। हो क्या बात है, ससुरा पढ़ लिए होते इतना। पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध लोकटक झील निम्नलिखित में से किस जिला, किस राज्य में है? लोकटक झील। लोकटक, मणि को हमारी आंखें क्या करती है? देखती रह जाती है। अच्छा, हुसैन सागर जलप्रपात आपने देखा होगा ना, तो हुसैन यानी कि हुस्न को देखते ही गाना याद आता है। हुस्न को देखते ही गाना याद आता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ठीक है, तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ऐसे याद रख सकते हो कि हुस्न को देखते ही गाना याद आता है, तो हुसैन सागर। ठीक है, हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में, तो आप इसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। वेम्बनाद झील कहाँ पे है जी? वेम्बनाद झील जो है वो केरल में हो जाता है। सिक्किम की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो उड़ी चील, उड़ी चील, उड़ी चील, यानी कि चिल्का लेक कहाँ पे है जी? तो चिल्का लेक यहाँ पे, और याद रखोगे चिल्का लेक कहाँ पे है? ओडिशा में। याद रखोगे उड़ी चील, ओडिशा। उड़ी चील ओडिशा में जो है वो चिल्का लेक होता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे, हाँ ना? तो इसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना? मस्त गाना गाते हैं आप सर। गाना सुनना है तो मुझे कहो ना, मैं गाना सुनाता हूँ।
नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। मैं सुनाऊंगा, अच्छे से गाऊंगा। कब आप लोग सिलेक्शन लेकर के आओ, फिर मैं गाना सुनाऊंगा, आप लोग एकदम फिदा हो जाएगा। मैं अच्छा गाता हूँ, पता है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। आप लोग आना सिलेक्शन लेकर के, फिर मैं सुनाऊंगा गाना। मैं कहता ना, तुम लोग अपना दिल निकाल के दे दोगे, लो मास्टर लो, हमने अपनी दिल हथेली पे रख के दे दिया, तो मैं लो जाओ बेच के जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। ऐसे तुम पक्का कहोगे, क्या कहोगे? लो मास्टर लो, हमारी दिल लो, बेच करके जाओ। कहता है ना, एगो लड़का लिखा था, क्या पता है, कि हमसे मोहब्बत का उम्मीद मत करिए जनाब, हमने दिल बेच करके दुर्गेश सर का कोर्स खरीदा। तो उसी के नीचे में वो कमेंट था, अरे गधा, तुम्हारा दिल 99 रुपए का है, दुर्गेश सर तो 99 रुपए में कोर्स देते हैं। कहता अरे गधा, तुम्हारा दिल इतना सस्ता है। तो फिर एगो लड़का कहता अरे दिल में घून लग गया था। चलो यहाँ पे देखो, घून जानती हो? घून, घून जानते हो आप लोग? यहाँ पे प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात यहाँ पे याद रखो। हेलो हेलो बच्चा पार्टी, जलप्रपात धुआंधार, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पे है? हुंडरू का जलप्रपात झारखंड में है ना। एक ही गाना गाकर पागल कर देते हैं, इरिटेट करो, पागल बनाओ इंसान को, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें हुंडरू, हुंडूरू, हुंडरू 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 हुंडरू, यानी कि झारखंड में जो हुंडरू जलप्रपात है ना, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पे है? तो झारखंड में। हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पे है जी? झारखंड में हो जाता है। कौन सा नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर जो है वो हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचा जलप्रपात, इसे नोट करो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में है, और बराही नदी पर है, 455 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंची जलप्रपात जो है वो हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? मैंने आपसे पूछा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जी? कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इन सारे चीजों को याद रखिएगा, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। 1 मिनट रुकना। ठीक है जी, यहाँ पे देखना आप, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पे होता है? हुंडरू का जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, कहाँ पे? कर्नाटक में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है। कौन सा? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रख सकते हो, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। तो कहीं ना कहीं आप इससे याद रखना, ये कर्नाटक में हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। वहीं पे अगर हम आपसे बात करें, ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है भाई? ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये हो जाता है हमारे, ककोलत जलप्रपात बिहार में हो जाता है। अच्छा, बिहार के नवादा में हो जाता है। बिहार जलप्रपात कहाँ पे है जी? टोंस नदी राजस्थान पर है। बिहार जलप्रपात कहाँ पे? टोंस नदी राजस्थान में हो जाता है। बिहार जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? टोंस नदी राजस्थान में। बिहार जलप्रपात कहाँ पे है? टोंस नदी राजस्थान में है। बिहार जलप्रपात कहाँ पे है? टोंस नदी राजस्थान में है। बिहार जलप्रपात कहाँ पे है? टोंस नदी हो जाता है, ठीक है ना। बिहार जलप्रपात कहाँ पे है? टोंस नदी पर है, राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में है। और कुंचिकल जलप्रपात और शिव समुद्रम, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये भी यहीं पे है, ठीक है ना।
शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? वो हो जाता है कर्नाटक में। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखिएगा, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी आप याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात है। कहाँ पे? बारही नदी पर हो जाता है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी बात है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? गोवा में। अच्छा, एक बात और मुझे बताना कि भाई ये बातें क्लियर हो गया? वहीं पे आप मुझे बताओ, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पे है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हुंडरू का जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? हुंडरू का जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? बताओगे मुझे? कितने लोग बता सकते हो? चलो, हुंडरू का जलप्रपात जो है ये हो जाता है हमारे कहाँ पे जी? हुंडरू का जलप्रपात, ओके, झारखंड में हो जाता है। तो आप इसे भी याद रखना। यहाँ पे देखना, वर्षा का मौसम, यानी कि वर्षा का मौसम मौसम के अनुसार वार्षिक वर्ष का वितरण जून से सितंबर में। यहाँ पे पूर्वी मानसून काल जो है वो मार्च से मई में आता है। आपसे क्या पूछ सकता है? पूर्वी मानसून काल मार्च से मई के बीच में आता है। दक्षिणी मानसून जो है वो जून से सितंबर तक जो है वो आता है, ठीक है। यहाँ पे इसे छोड़ देना। यहाँ पे देखना, मृदा की बात करें, भारतीय मृदा एक नज़र में, यानी कि इंडियन मिट्टी जो है उसके बारे में। जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होता है, आपको पता होगा। एक बांगर होता है और दूसरा खादर होता है, हमने आपको पहले भी बताया है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, बांगर और खादर। तो बांगर और खादर में आपको एक चीज समझना है कि बांगर मिट्टी जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी, सॉरी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है, और बिहार का अधिकांश भाग जो है इसी मिट्टी से आच्छादित है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। और इसमें जो है वो कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। वहीं पे अगर हम बात करें लाल मृदा, तो लाल मृदा जो है वो आयरन के कारण होता है। लाल मृदा किसके कारण होता है? आयरन के कारण होता है। तो ये भी बातें आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसे देख लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे देखना, स्थानांतरित कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम। झूमिंग खेती जो है वो, झूमिंग क्या है? एक कृषि का प्रकार है। उत्तर पूर्वी भारत में जो है वो झूमिंग कृषि किया जाता है। यानी कि उत्तर पूर्व भारत में क्या किया जाता है? एक बार झूमिंग, हम बोल रहे हैं नहीं पोस्ट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं करना। रील्स को कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। जो करना है वो कर सकते हो। कोई भी आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बातें आप याद रखोगे, है ना? चलो, तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, तो इन सारे चीज़ों को आप याद रखो, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर है। झूमिंग खेती जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में होता है। कहाँ पे? झूमिंग खेती उत्तर पूर्व भारत में होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। झूमिंग खेती कहाँ पे होता है? उत्तर पूर्व भारत में होता है। यहाँ पे झूमिंग खेती जो है उत्तर पूर्व भारत में होता है, ठीक। यहाँ पे देखना, हरित क्रांति, ये क्रांति से रिलेटेड आज इस सेट में क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा था। आज यहाँ पे, आज जो मॉक टेस्ट लगाए थे, कितने लोग लगाए थे? उन सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, पीली क्रांति को लेकर के। पीली क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, जो पीती क्रांति लिखा होगा, याद है? आप लोगों ने आज एक क्वेश्चन देखा होगा, पीली क्रांति, जो कि पीती क्रांति टाइप हो गया था ना? है ना? देखा था आप लोगों ने सेट में? आज आप लोगों ने सेट में पीली क्रांति को पीती क्रांति देखा होगा, जो कि सेट में टाइपिंग एरर था ना? चलो, तो यहाँ पे देखना, हरित क्रांति किससे? हरित क्रांति कृषि से संबंधित हो जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है भाई? कृषि से संबंधित हो जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित हो जाता है। वहीं पे श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। और भारत में एम एस स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति के जनक कहते हैं। मुझे बताना कि नीली क्रांति, मछली उत्पादन से संबंधित कौन सा क्रांति हुआ था? मछली उत्पादन से संबंधित कौन सा क्रांति हुआ था, बताओगे? ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। हेमंत,
मित्र दूध ले आया यार, चाय पीना है मुझे। क्या? ठीक, देख ले हेमंत, मित्र चाय पीना है यार। सुनो, यहाँ पे हमने क्या कहा, हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित हो जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक जो है वो किसे कहते हैं बताओगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। याद रखोगे, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे आप इससे भी याद रख सकते हो, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन से संबंधित कौन सा हो जाता है? तो श्वेत क्रांति हो जाता है। हमने क्या कहा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे वर्गीज कुरियन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्या? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है ना? मैंने कहा नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। तो हमने कहा कि हरित क्रांति, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। वहीं पे अगर हम बात करें, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और वहीं पे बात करें हम तो पीली क्रांति जो है वो, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है वो संबंधित हो जाता है तिलहन से। किससे? तिलहन से संबंधित हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से मिलेगा। भूरी क्रांति की बात करें तो ये उर्वरकता से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन। पीली क्रांति ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तिलहन से संबंधित है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें लाल क्रांति जो है वो मांस और टमाटर से संबंधित है। ठीक है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो वो हो जाता है टमाटर से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना? मुझे अभी तक पेज नंबर नहीं मिला। अरे तुम छोड़ दो, अब तुमसे ना हो पाएगा। ये बातें क्लियर है? तो ये कुछ क्रांति है जिसे आप याद रख सकते हो। हमने जो क्रांति बताया उस क्रांति को बस याद रखना। ठीक है, सारे क्रांति मत याद रखना। ठीक है, चलो ये बातें हैं, जो क्रांति हमने कुछ बड़ा बताया उसे याद रखना बस, और बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना कि भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। उर्वरकता से संबंधित होता है, बायोडीजल उत्पादन से नहीं। दुग्ध उत्पादन जो है उससे संबंधित श्वेत क्रांति, क्या है? श्वेत क्रांति हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हो कि श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। धान जो है वो भारत व इंडोनेशिया में जन्मा है। धान कहाँ पे? भारत व इंडोनेशिया में जन्म लिया है। ठीक है, भारत व इंडोनेशिया में जो है वो धान जन्म लिया है। ठीक है, याद रखोगे। वहीं पे अगर हम बात करें, मक्का जो है वो मध्य अमेरिका में। मक्का कहाँ पे? मध्य अमेरिका में। गेहूं मध्य एशिया में। तंबाकू दक्षिणी अमेरिका में। रबर दक्षिणी अमेरिका में। उड़द का दाल, उड़द का दाल खाए हो? कितने लोगों ने खाया? उड़द का दाल कितने लोगों ने खाया है मुझे बताओगे? हाँ ना? उड़द का दाल जो है वो कितने लोगों ने खाया है मुझे बताओगे? उड़द का दाल कितने लोगों ने खाया है? बताओ मुझे, उड़द का दाल कितने लोगों ने खाया है बताओगे? ओके, उड़द का दाल कितने लोगों ने खाया है? लगभग सभी लोगों ने खाया है। तो उड़द का जो दाल है वो काफी फेमस होता है। चलो इस बात को याद रखोगे। उड़द का दाल, उड़द कहाँ पे? तो उड़द भारत में। ठीक है, खिचड़ी बनाते हैं उड़द के दाल में। वहीं पे टमाटर मैक्सिको, बाजरा जौ की बात करें चीन, सोयाबीन भारत की बात करें मूंग भारत में, ज्वार भारत में, चाय चीनी जो में हुआ है, और यही सारी चीजें हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। गन्ना भारत में हुआ है। तालिका के अनुसार धान का जन्म स्थान कौन सा है? भारत व इंडोनेशिया हो जाता है। तो धान कहाँ पे? भारत व इंडोनेशिया में जो है वो हो जाता है। ऑपरेटर के लिए कीजिए। आप लोगों में से कितने लोग ऑपरेटर की तैयारी करते हैं? रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हो गया है। मुझे बताओगे रेडियो ऑपरेटर का किनका एग्जाम है? मुझे बताओगे रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम किनका है? मुझे बताओगे? है ना? मुझे बोलो हमारा है, ऐसे बोलो, मैसेज करो। रेडियो ऑपरेटर का किनका एग्जाम है? ओके, मेरा है, हमारा है। सुनो, रेडियो ऑपरेटर वाले जितने भी लोग हो, क्रैश कोर्स ला दे आपके लिए 3 सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। मुझे बताओ रेडियो ऑपरेटर का हम क्रैश कोर्स ला दे?
मुझे ये बताओ, रेडियो ऑपरेटर का जो है वो क्रैश कोर्स हम ला दे? मुझे बताओगे तो बताओ जल्दी से, बोलोगे? 1 महीना है करीब, तो आप लोग बहुत हाँ हो सर, ला दे। चलो ठीक है। जी 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 ठीक है। जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हो वो नो क्यों बोल रहे हो हैं? गुरुजी साइंस का क्लास वाईटी पर कहाँ मिलेगा? वाईटी पर चलता है। होमगार्ड के सारे एग्जाम 10 तारीख को। 83 पोस्ट वाला ना? कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर के लिए हम क्रैश कोर्स ला देते हैं, कल या परसों ला देंगे, ठीक है? ये भी बातें आप याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखना कि संस्थान केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे? कटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान के बारे में याद रखना, ये कहाँ पे है? शिमला में है। अच्छा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? शिमला में। अच्छा, यहीं पे हम बात करें दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो ये वो याद रखना, यहीं पे अगर हम बात करें तो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना कि गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? गांगेय डॉल्फिन अनु गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य क्या हुआ? गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? भाई दूध लेके यार, चाय पीना है मुझे। आएगा तो आजा जल्दी से। गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? पटना। हमारे स्टूडेंट इतने कंजूस है ना कि चाय भी नहीं पिला सकते, सोच। क्या आप लोग कंजूस हो ना? चाय भी नहीं पिला सकते, सोचो। इतने पास होके भी इतने दूर है ना, इतने पास होते हुए भी इतने दूर है। काश। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, हमने कहा गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे? सॉरी, गांगेय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, नॉट अभयारण्य। यहाँ पे गौर से देखना, गांगेय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारे, अरे अनुसंधान केंद्र, ये हो जाता है पटना में। अरे मेरे भाई पटना, ठीक है? इसे भी याद रख सकते हो। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये हो जाता है शिमला में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। कहाँ पे है? कटक में है। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखो। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। सब कुछ नहीं याद रखना है, जो याद रखना है वो ये है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे? तो यहाँ पे देखना, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे हो जाता है? नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्या? नागपुर। कटक में जो है वो क्या हो जाता है? चावल अनुसंधान केंद्र हो जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, गांगेय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, ठीक है? चलिए, तो इन सारे चीज़ों को भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखना, भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी कौन कौन सा है? कंपनी की बात करें तो बाल्को जो है वो बाल्को कहाँ पे? सोवियत संघ का हो जाता है। करोबा, कोरबा एवं कोयना, ठीक है? अरे बाप रे बाप, माल्को वेदांता, वेदांता जर्मनी का है, झारसुगु का, छोड़ दो। सीसा उद्योग एवं महत्वपूर्ण केंद्र नहीं, बिहार की बात करें, बिहार के पटना में जो है, पटना एवं कहलगांव में क्या है? सीसा उद्योग है। बिहार के पटना एवं, पटना में क्या हो जाता है? कहलगांव में जो है, ए भाई साहब, यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो बिहार में क्या हो जाता है? पटना एवं कहलगांव। सीसा उद्योग कहाँ है? तो सीसा उद्योग पटना एवं कहलगांव में हो जाता है, ठीक है? तो इससे भी आप याद रखिएगा। दिए गए पाठ के अनुसार ये छोड़ ही दो, आगे बढ़ते हैं। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय, भारत के रेल मंडल एवं मुख्यालय, आपको सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखना है वो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर में। ये याद रखोगे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर में। याद रखोगे, कौन सा याद रखना? पूर्वी, है ना? हमने कहा पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर में हो जाता है, याद रखोगे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे? हाजीपुर में। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा, ठीक है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर में, ठीक है जी, याद रखोगे? तो आप इसे भी याद रख सकते हो कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। ओ भाई साहब, यादव ब्रांड जिंदाबाद, ए गधा कहीं का, पढ़ लो। हम समझ रहे हैं कि यादव ब्रांड जिंदाबाद है, ठीक है? और भी तो होगा जिंदाबाद। गजब बात करते हो। हम ये नहीं कहते हैं, देखो, धर्म को मानो, जाति को मानो, लेकिन दूसरे के जाति को, दूसरे के जाति से
मतलब दूसरे की जाति का बुराई नहीं करना चाहिए इंसान को, समझ रहे हैं, हाँ ना। आप हिंदू है अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिम का बुराई करना नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपने धर्म को मानो, दूसरे धर्म का बुराई मत करो, समझे, अच्छी बात है, लेकिन धर्म को मानना चाहिए इंसान को, ठीक है। चलो, हमारा धर्म बढ़िया है तो उसके लिए उसका भी तो धर्म बढ़िया होगा। हमारा जाति बढ़िया है तो हम उसके लिए उसका भी तो जाति बढ़िया होगा, हैं। चलो यहाँ पे ये बातें करें अगर हम, तो पूर्व मध्य रेलवे कहाँ पे है, हाजीपुर में इसका मुख्यालय हो जाता है, ठीक है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। वहीं पे पटना की बात करें तो पटना में आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण, क्या, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। ठीक है, और नमस्ते, क्या हाल चाल। बढ़िया, सब बढ़िया। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा सब्र कर लो।
ठीक है भाई, और बताओ सब बढ़िया। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मॉक टेस्ट होता है ना, तो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग ही बात करने के लिए आए। तो ऑफलाइन हमारा मॉक टेस्ट बहुत फेमस हो रहा है, तो वही स्टूडेंट वगैरह कुछ ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए आए हुए थे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत हो गया भाषण सर। सर किधर बिजी हो गए, अरे भाषण किधर हो गया, कहीं नहीं हुआ। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने बताया कुछ प्रमुख हवाई अड्डे ऐसे हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पे है? रांची में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में हो जाता है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जो अड्डा है वो अगरतला में हो जाता है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पे? हिसार में। तो ये भी याद रखना। बिरसा मुंडा रांची में हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह, कुछ ऐसे बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है? पोर्ट होता है। बंदरगाह क्या होता है? पोर्ट होता है। पोर्ट जहाँ से व्यापार होता है, ठीक है, समुद्री व्यापार वगैरह होता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, है ना। क्या? समुद्री व्यापार होता है, ठीक है, इसे याद रखोगे। हाँ। भाई साहब लाइफ हैकर, इतना मारेंगे ना तुमको, समझे? लाइफ हैकर, इतना मारेंगे ना तुमको, हम चटका देंगे, समझे? गधा कहीं का। पढ़ाई लिखाई करेगा सो नहीं होता है, हाँ? यहाँ पे देखना, भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो कोलकाता बंदरगाह हो जाता है। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में हो जाता है, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बातें याद रख सकते हो। तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, हुगली नदी के किनारे हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, बम्बई बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र में, अरब सागर। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में है। कोच्चि कहाँ पे है? केरल में है। केरल कहाँ? अरब सागर में हो जाता है। विशाखापट्टनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। पारादीप कहाँ पे? ओडिशा, बंगाल की खाड़ी में है। तूतीकोरिन कहाँ पे? तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। मोरागुआ, गोवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखना, भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह समुद्र के बजाय हुगली नदी पर है? तो वो हो जाता है हमारा कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह जो है समुद्र के बजाय हुगली नदी के किनारे। कौन से? समुद्र के बजाय, है ना। ठीक है, ये बात है क्लियर है, इसे भी आप याद रखना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। ओके। तो यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को जो है आप याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट बताइएगा, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय योजना नदी घाटी परियोजना कौन कौन सा है? भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? पंजाब में है। यहाँ पे गौर से देखना, भाखड़ा नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? देखो, नदी घाटी परियोजना से 19,838 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 19,838 में भी नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से? नदी घाटी परियोजना से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखोगे, है ना। कहाँ से? नदी घाटी परियोजना से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी बातें आप याद रखना। वहीं पे बात करें भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय योजना, हमने क्या कहा? भाखड़ा नांगल नदी परियोजना कहाँ पे? पंजाब में हो जाता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो कहाँ पे है? महानदी, ओडिशा में है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे है? तो वो हो जाता है आपका ओडिशा में। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे? ओडिशा में है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे है ना। ये यहीं पे हो जाता है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे? ओडिशा में है। वहीं पे अगर हम बात करें, भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो पंजाब में हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखना। गंडक नदी परियोजना कहाँ पे है? गंडक नदी परियोजना जो है वो बिहार और नेपाल के बीच में है। कोसी नदी परियोजना जो है वो कहाँ पे है? बिहार और नेपाल में हो जाता है, तो ये भी याद रखना। कोसी और गंडक नदी परियोजना बिहार में, कोसी और गंडक नदी परियोजना कहाँ पे है? बिहार में। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा में है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो पंजाब में हो जाता है। यहाँ पे देखना, नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, अगर हम बात करें सबसे प्रमुख शहर नदियों के किनारे बसे हुए में से कौन सा हो जाएगा? सबसे प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं उन उसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे गौर से देखोगे, हाँ ना। तो, है ना, यहाँ पे नदियों के किनारे बसे हुए शहरों में से सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे गौर से देखना,
कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा शहर आप ये देखना कि पटना जो है वो पटना कौन से नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। बस इतना याद रखना। दूसरा अयोध्या जो है वो अयोध्या कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इन दो तीन चीजों को जो है आप याद रखिएगा, ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। कोलकाता कौन से, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन से, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन से, हुगली नदी के किनारे कोलकाता जो है वो बसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन नाम जो है आपको विशेष तौर पर याद रखना है। वहीं पे वाराणसी की बात करें तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। वाराणसी कहाँ पे बसा है, गंगा नदी के किनारे। हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बातें आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। वहीं पे भारत के पर्वतीय नगर की बात करते हैं, वो देखो, भारत के पर्वतीय नगर बताओगे। ठीक है भाई, सारी बातें समझ आ गया। हमने क्या बताया कि यहाँ पे भारत के पर्वतीय नगर कौन कौन सा है वो देख लो। हालांकि पर्वतीय नगर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पे देखना, ये बातें क्लियर है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं, प्रयागराज को कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं, प्रयाग, है ना। ए तुम लोग पागल वागल हो गए हो? पढ़ने वढ़ने नहीं आते हो हैं, बताओ। चलो, यहाँ पे ये बातें करते हैं। ईश्वर के निवास स्थान के रूप में किसे जानते हैं, प्रयागराज को जानते हैं। ईश्वर के निवास स्थान के रूप में प्रयागराज को जानते हैं। पांच नदियों की भूमि के रूप में किसे जानते हैं, पंजाब को जानते हैं। किसे, पंजाब को। सात टापुओं का नगर, मुंबई को। यानी कि सात टापुओं का शहर किसे जानते हैं, मुंबई को। बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष शहर बंगलुरु। वहीं पे डायमंड हार्बर कोलकाता को कहते हैं, डायमंड हार्बर कोलकाता को कहते हैं, ठीक है ना। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं, याद रखोगे। ठीक है। यहाँ पे ये भी किस शहर को ईश्वर का निवास कहता है जी, प्रयागराज को जो है ईश्वर का। अच्छा, देवों की नगरी किसे कहते हैं, देवों की नगरी किसे कहते हैं जी। अच्छा, भूगोल का जनक कौन हुआ, हेकेटियस हुआ। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान वोल्ट हुआ। वह व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहते हैं। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहते हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 85। निम्नलिखित में से किसे भूगोल का जनक कहता है जी, हिकेटियस इराटोस्थनीज। अब यहाँ पे वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं, इराटोस्थनीज ही होगा, व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते। यहाँ पे सौर परिवार की सारणी, यहाँ पे ये छोड़ दो। यहाँ पे जो है ना कुछ आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखना कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, मेरियाना, टोंगा, मोडियाना, यहाँ प्रशांत महासागर वगैरह, विश्व इतिहास जो है कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे विश्व इतिहास, सुनो मेरी बातें। ये जो है ना इकोनॉमिक्स का चैप्टर मैं कल करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है वो मैं कल करवा देता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स कब करवा देता हूँ, कल करवा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इतना सारे चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा, और आज के क्लास को जो है वो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। एक बार सभी लोग जाने से पहले सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और जाने से पहले एक बार सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, इकोनॉमिक्स को मैं कल करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स और विविध वाला टॉपिक जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। चलो।
गाना सुनना है, रुको मैं सुनाता हूँ गाना, रुको रुको। मंगल भवन गाना नहीं आता हमसे, हमसे ये पूछो, हमसे हमें गाना नहीं आता है, लेकिन हाँ, हाँ मंगल भवनाय मंगल हारी। ठीक है, ये गाओ, सुनोगे? मंगल भवनाय मंगल हारी, दुष्ट दलन रघुनाथ। नहीं आता बकलोल। मुझे भजन पूछो तुम। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। और हाँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे ठग लेंगे।